अस्सलाम वालेकुम। आपको मैंगोरा सवात से आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग एक बड़ी तवील जंग है और ऑपरेशन या अस्करी कार्रवाई इस लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा होता है। असल लड़ाई उसके बाद शुरू होती है और ये लड़ाई होती है इन इदारों को फिर से रिहेबिलिटेट करने की, रिवाइवल की, उन अवामिल के तदारुक की लड़ाई कि जिनकी वजह से पहले यहाँ पर दहशत गर्दों को और इस तरह के अनासर को कदम जमाने का मौका मिला। हालात नॉर्मल करने की लड़ाई होती है कि हालात को फिर से वापस उसी तरह से किया जा सके जिस तरह से वो पहले थे। सवात पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत इलाका है, इसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हसीन नज़ारे हैं, बड़ी ही खूबसूरत जगह है, मगर यहाँ पर भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी गई और ये जंग उतनी ही खौफनाक थी, बदतरीन लड़ाई थी। टीटीपी के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह का ताल्लुक इस इलाके से था और 2009 में उसके खिलाफ ऑपरेशन यहाँ पर हुआ और उस ऑपरेशन से पहले जो हालात थे वो बयान से बाहर हैं। जो वीडियो सामने आई, जिस तरह से जुल्म इस इलाके के लोगों पर किया गया, मगर फिर ये भी हकीकत है कि मलाला जैसी आवाज़ें भी इसी इलाके से उठी थी। आज मैं इस ऑपरेशन के 7 साल बाद सवात में ये देखने आया हूँ कि वो जो दूसरी लड़ाई जिसका मैंने जिक्र किया, ऑपरेशन के बाद वाली जो लड़ाई है, वो यहाँ पर किस तरह से लड़ी जा रही है। और दो हवालों से खास कर बात होगी, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से और फिर दूसरा सयाहत के हवाले से, जिसे इस पूरे इलाके की रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो है वो मैशत की समझा जाता है। इन दोनों हवालों से देखेंगे और ये कि वो ऑपरेशन तो हुआ मगर उसके बाद की जो लड़ाई है, जो दहशत गर्दी के खिलाफ असल लड़ाई है, वो यहाँ पर किस तरह से लड़ी जा रही है। सबसे पहले सवात ऑपरेशन के हवाले से एक रिपोर्ट देखिए कि क्या क्या हुआ था, उसके बाद अब जो सवात है वो भी हम आपको दिखाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस के सिलसिले का सबसे बड़ा और पहला मार्का मालाकंड एजेंसी सवात में बपा हुआ था, जब दहशत गर्दों ने एलानिया तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की अमलदारी को चैलेंज कर दिया था। 2009 के अवाइल तक सवात के अवाम को दहशत गर्दों ने अमलन यरगमाल बना लिया था। दहशत गर्दों ने सवात की आला रवायात, तमद्दुनी आसार और मिली इफ्तिखारात को निशाना बनाया, स्कूलों को जलाया, बच्चियों की तालीम पर यकसर पाबंदी लगाई, सीडी शॉप्स और हुज्जाम की दुकानों को तबाह किया। खास व आम पर ऐसे मजालिम ढाए के तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तशद्दुद का आगाज फजलुल्लाह और गैर मुल्की दहशत गर्दों ने किया, जिनमें अरब, उज़्बेक और ताजिक दहशत गर्द शामिल थे। इन दहशत गर्दों ने हुकूमती रिट को खत्म करने के लिए पुलिस स्टेशन को तबाह किया और पुलिस एहलकारों को बेदर्दी से कत्ल किया। 1992 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, 303 दुकानों को जलाया गया और दहशत गर्दों ने 149 होटल बिल्कुल बर्बाद कर दिए, जिन पर सवात की मईशत का अहम दारोमदार था। सवात में अमन के खराब सूरत-ए-हाल पर महदूद ऑपरेशन राह हक 2007 में किया गया और सिर्फ 1 माह में ही सूरत-ए-हाल काबू में आ गई, मगर देर पास साबित ना हो सकी। बिलाखिर 6 मई 2009 को सवात में ऑपरेशन राह रास्त का आगाज हुआ। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 408 अफसर और सिपाही शहीद और 1334 जख्मी हुए, जबकि 1641 दहशत गर्द हलाक और 377 जख्मी हुए। 2000 से जायद ने हथियार फेंककर खुद को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया। इस दौरान 27 लाख से जायद आबादी को घर बार छोड़कर कैंपों में रहना पड़ा, जिन्हें कामयाब ऑपरेशन के बाद सितंबर 2009 में वापस अपने घरों में बहाल कर दिया गया। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं ये सवात के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक तरह से अगर इन्हें सवात की सिविल सोसाइटी भी कहा जाए तो बेजा ना होगा। मैं उनका तारुफ करा दूं, श्रीजादा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ महबूब अली साहब मौजूद हैं, सईदुर रहमान साहब मौजूद हैं, सैयद शहाबुद्दीन साहब मौजूद हैं और ईसा खान खेल साहब मौजूद हैं। और ईसा जो हैं वो मूसा खान खेल के छोटे भाई हैं और मूसा खान जो थे वो शहीद हुए थे जब यहाँ पर सवात में ऑपरेशन चल रहा था। श्रीजादा साहब, ऑपरेशन के हवाले से मेरा ख्याल है मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। ये 7 साल का अरसा है, मैं और आप इकट्ठे थे जब ये ऑपरेशन यहाँ पर हुआ और उसकी कवरेज हम कर रहे थे। फर्क क्या पड़ा है 7 सालों में सवात में, क्या तब्दीली आई है यहाँ पर? शुक्रिया रहमान अज़हर साहब, आपका स्वागत आए और हमारे इलाके के मसाइल को उजागर करने के हवाले से हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे इलाके के मसाइल उजागर हो जाए, लेकिन पता नहीं कि मसाइल यहाँ के कब हल होंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अमन व अमान के हवाले से
जो तब्दीली है वो काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, बल्कि काफ़ी तब्दीली आई है। और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, अमन अमान बहाल है और कारोबार जो है ना वो लोगों की रवा दवा है, सयाह भी आ रहे हैं, हालात बिल्कुल पुरसुकून है। लेकिन एक बात है कि हुकूमत की तरफ से वो तवज्जो नहीं है। मतलब जिस तरह कि आपने कहा कि हमारे यहाँ टूरिज़म के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, तो वही मसला जू की तू है। मैं महबूब अली साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ ये क्या वजह है, क्योंकि देखिए जब हम ये बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान की तो मेरा ख्याल है ये शहर भी उसी जुमरे में आता है नेशनल एक्शन प्लान के, जहाँ पर अमल दरामद होना चाहिए, उसमें जो सियासी हुकूमतों का किरदार है। आपको क्या लगता है ये जो शहरीज़ादा ने बात की कि ये काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ? दिलचस्पी नहीं है या रवैये हमारे ये बन चुके हैं, सियासी रवैयों का कसूर है? रहमान नज़र साहब, जिस तरह की आपने अपनी इंट्रो में जिक्र किया कि जब यहाँ पे हालात ख़राब थे तो आप यहाँ पर ख़ुद भी आए हैं, यहाँ पर आपने उन दिन यहाँ पर ख़ुद भी कवरेज की है। हम अगर स्वात के हालात का मवाजना करें तो उनको हम 3 फेजेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्वात में जो 2007 और 2009 का जो ऑपरेशन हुआ था उससे पहले का स्वात कैसा था, उस दौरान स्वात की क्या सूरत हाल थी और आज स्वात की क्या सूरत हाल है। जो पुराना स्वात था वो स्वात जो कि 2004 से पहले वाला स्वात था वो स्वात आज भी नहीं है। अच्छा, वो आपको लगता है वो स्वात वापस नहीं आया? मरकजी हुकूमत को एक दफ़ा फिर जो हमारे साथ वादे किए गए थे और जो बैनुल-अक़वामी इदारे फंडिंग कर रहे थे वो यहाँ पर ना तो इसमें तो आप सब लोग मीडिया वाले हैं, तो मीडिया का भी तो कसूर है। जब ऑपरेशन हो रहा था तब पूरे पाकिस्तान जो है वो सिर्फ स्वात ही की बात हो रही थी। जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ तो मेरा ख्याल है उसके बाद शायद भूल ही गए सब के स्वात पाकिस्तान में कहीं है भी या नहीं। मान साहब, सबसे बड़ा जो मसला है हमारा वो यही तो हमारा मसला है कि जो हमारा मेन मीडिया है हमारा उनसे भी गिला है कि ज़्यादा प्रोजेक्शन दी जाती है इस्लामाबाद को, कराची को, लाहौर को। 9 बजे का जो प्राइम टाइम का बुलेटिन होता है उसमें तकरीबन 30 से 40 मिनट जो है वो दी जाती है कराची और लाहौर को। उसके बाद हमारे इलाके को कुछ नहीं दिया जाता। टूरिज्म के लिहाज से ये बेहतरीन इलाका है। आज भी हमारा गिला है कि मरी भी बहुत खूबसूरत इलाका है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितनी प्रोजेक्शन मीडिया में मरी को दी जाती है वो स्वात और इन इलाकों को नहीं दी जाती। ठीक है, मैं सैयदुर रहमान साहब, अब ये सियासी जमातों का जो मामला है मैं इस पर आपसे पूछना चाह रहा, ये अब एक हुकूमत ऐसी है जो कि कहती है कि हम तब्दीली लेकर आ रहे हैं, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। दूसरी पार्टी यहाँ पर जो है वो है जो ये कहती है हम 2018 का इंतखाब जीतेंगे। तीसरी जो है वो एएनपी वाले और पीपल्स पार्टी वाले अपने वो जो है वो माजी को याद करके कहते हैं कि हमारे दिनों में बड़े अच्छे काम थे। ये इतनी बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, स्वात में इनकी मौजूदगी है, स्वात उन इलाकों में से नहीं है जहाँ पर ये पार्टियाँ मौजूद नहीं है, जहाँ पर इनके लोग मौजूद नहीं है। फिर भी क्या वजह है कि इन पार्टियों का इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है? स्वात की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो भी इससे पहले स्वात के लोगों ने जो एमएमए की गवर्नमेंट थी उसके साथ पूरी जो है उसको सपोर्ट किया, उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी को सपोर्ट किया। जब लोग उससे तंग आ गए तो इस इलेक्शन में जो है पीटीआई को सपोर्ट किया। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि स्वात के लोग जो है सियासी तौर पर बहुत शऊर रखते हैं और हर बार जो नई पार्टी आती है उनको सपोर्ट करते हैं इसी वजह से, ताकि इन इलाके के मसाइल जो है वो सही तरीके से हल हो। लेकिन बदकिस्मत ये है कि जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर यहाँ के मसाइल जो है वो इसी तरह हल नहीं किए जाते। अब पीटीआई की मिसाल में दे दूँ तो यहाँ वो तब्दीली की बात करते हैं लेकिन तब्दीली यहाँ दूरबीन में भी नज़र नहीं आती। ये टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ जो है दहशतगर्दी से जो है मुतासिर है ये स्वात, कुदरती आफात से ये काफ़ी मुतासिर हुई है, 2010 के फ्लड और जल्जलों से काफ़ी मुतासिर हुई है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत ने स्वात के लोगों की कुर्बानी का सिला जो है वो नहीं दिया गया है। अच्छा, मैं सैयद शहाबुद्दीन साहब, ये टूरिज़म जब यहाँ के लोगों को पता है, यहाँ की सियासी जमातों को पता है कि भाई अगर इस शहर को दोबारा खड़ा करना है, एक बड़ी सिंपल सी बात है ना, समझ में आने वाली बात है कि इस शहर को अगर आपने दोबारा खड़ा करना है, नॉर्मल लेकर आना है, तो यहाँ पर टूरिज़म को जो है वो आपको बढ़ाना होगा। फिर भी क्या वजह है कि पोटेंशियल भी है, ये इस तरह के लैंडस्केप भी है, मगर टूरिज़म पे वो तवज्जो नहीं है, सड़कें नहीं बना रहे। स्वात जो है ये लोग कहते हैं कि मशरिक का स्विट्ज़रलैंड है, मैं कहता हूँ ये हकीकी स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत वादी हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी वादियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कालाम रोड जो 2010 के फ्लड में तबाह हुआ, इसके लिए एक बार नहीं 5 बार टेंडर हुए और संग बुनियाद भी रखा गया। तो कालाम रोड तो वफाकी हुकूमत बना रही है ना, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आ रही है, क्या वजह है, ये क्यों नहीं बन पा रहा? मैं यही कह रहा हूँ कि वफाक भी जो है वो दिलचस्पी नहीं ले रहा और इसी तरह जो
صوبائی حکومت ہے وہ بھی یہ دلچسپی دونوں نہیں لے رہی۔ سڑکیں خراب ہیں، کالام روڈ بھی اور کالام مالم روڈ جبہ بھی خراب روڈ بھی، ہے، وہ یہ دونوں 2010 مین کے اسپاٹ فلڈ ہیں، میں دونوں کے بغیر فلڈ میں سوات کی تباہ، ٹوریزم بالکل ادھوری جی۔ ہے۔ مالم جبہ جو یعنی مرکزی ایک سپاٹ ہے، وہاں کے سڑک آپ دیکھیں وہ بھی تباہ ہے، اس کی جو ہے ابھی اس پہ کام رکا ہوا ہے، اور اس میں بھی جو ہے سیاست جو ہے وہ بیچ میں آ گئی ہے۔ عیسیٰ خان خیل، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنا فرق پڑا ہے سوات کے لوگوں کا اس حوالے سے، رسپانس کیا ہے، رد عمل کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر وہ جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ٹیررزم سے ٹورزم تک کا جو سفر ہے، کیا وہ واقعی اسی طرح سے ہو رہا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر عوام جو ہے، سوات کے عوام، وہ حکومت سے ناراض ہیں، صوبائی ہو یا مرکزی ہو، دونوں حکومتوں سے ناراض ہیں۔ بالکل ناراض ہے۔ پہلے تو حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس ناراضگی جو ہے عوام کی وہ ختم کرے، کیونکہ ناراضگی یہ ہے کہ یہاں پر سوات کے عوام مرے، زخمی ہوئے، اور ہزاروں خواتین جو ہے وہ بچے جو ہے وہ یتیم ہوئے، لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنا پڑے، لوگوں کو جانا پڑا یہاں سے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ حوصلہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا سوات کے عوام کو۔ ٹھیک، ہر گھر جو ہے وہ ناراض ہے۔ شیرین زادہ صاحب بہت شکریہ، محبوب علی صاحب، سعید الرحمان صاحب، سید شہاب الدین صاحب اور عیسیٰ خان خیل صاحب، آپ تمام آپ کا بہت شکریہ۔ اور میرا خیال ہے جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے شہروں کو نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف عسکری اداروں کو نہیں لڑنی بلکہ سیاسی اداروں کو بھی لڑنی ہے، تو یہ سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ کیوں اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہی جس طرح سے ان کا یہ کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف یہ نہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ دہشت گردوں کو ایک آپریشن میں شکست دے دی گئی، وہ یہاں سے چلے گئے اور وہاں پر وہ جنگ ختم ہوگی، بلکہ اصل جنگ جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ واپس آ جائیں۔ یہاں پر جو انہوں نے ایشوز اٹھائے ہیں، خاص طور پر یہاں پر سیاحت کے حوالے سے جو ایشوز اٹھائے ہیں، ابھی پروگرام میں آگے جا کر ہم جواب لیں گے مسلم لیگ نون کے بھی جو یہاں پر کرتا دھرتا آئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی، اور ان سے پوچھیں گے کہ ان دونوں حوالوں سے، سیکیورٹی کے حوالے سے اور سیاحت کے حوالے سے، وہ اس شہر کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ آپریشن کے بعد کی ہے اس میں ان کا کیا کردار ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ سیاحت کے علاوہ سوات کے لوگوں کا ایک بڑا ذریعہ آمدن یہاں پر پھلوں کے باغات ہیں، اور میں اس وقت سوات کی تحصیل قبل میں موجود ہوں، اور یہاں پر اسی طرح سے دریائے سوات کے کنارے آپ کو یہ پھلوں کے باغات اور فصلیں اور ان میں کام کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ جب یہاں پر طالبان کے خلاف آپریشن ہوا اور اس دوران پورا ایک سائیکل جو تھا وہ یہاں پر فصلوں کا اور پھلوں کے جو باغات تھے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، مگر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت زیادہ ریکوری ہوئی، مگر ابھی بھی یہاں پر جس طرح سے پوٹینشل ہے، جس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ پھلوں کے باغات ہیں، جتنے شاندار یہاں پر پھل لگتے ہیں، بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ کر سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے، مگر اس طرح سے کام جو ہے وہ یہاں پر ابھی تک نہیں ہوا۔ ان 7 سالوں میں یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر لوگوں کو بھی جو ہے وہ روزگار میسر آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ جو چیز ہے سیاحت کے ساتھ ساتھ سوات کی ایک پہچان بن سکتی ہے اگر یہاں پر ٹھیک طرح سے انویسٹمنٹ کی جائے، مگر ابھی تک یہ کام اس طرح سے ہوتا ہوا یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا۔ سوات میں قیام امن کے بعد اس کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی سیاحت کی صنعت کو فعال بنانے کی کوششیں شروع کر دی گئی تھیں۔ اس صنعت کو دہشت گردوں نے خصوصی طور پر ہدف بنا کر تباہ کر دیا تھا۔ سیاحوں کی دلچسپی کے خصوصی مرکز اور دنیا کی 50 آثار قدیمہ میں سے ایک گندھارا تہذیب کا آشانہ کے شاہکار بدھ مت سائٹس کو بحال کیا گیا۔ سوات کے عجائب گھر کی بھی از سر نو تعمیر کی گئی۔ ان اقدامات کے باوجود 2 بنیادی مسائل کو حل نہیں کیا جا سکا، نہ تو کالام کو جانے والی شاہراہ پر کام شروع کیا جا سکا اور نہ ہی مالم جبہ جانے والے روٹ پر کام کا آغاز ہو سکا۔ یہ شاہراہیں عرصہ دراز سے ٹھیکوں کے جھگڑوں کے باعث التوا کا شکار ہیں، جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی چپکلش بھی ان کی تکمیل میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔
سوات کے حوالے سے اس وقت بات کرنے کے لیے سوات کے ضلع ناظم محمد علی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور محمد علی شاہ صاحب جو ہے وہ حکومتی جماعت جو کہ وفاق میں ہے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ محمد علی شاہ صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں سب سے پہلے تو یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سوات کے حوالے سے آپ کی جو جماعت ہے، اب جب کہ لوکل باڈیز میں آپ لوگ آئے ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ ایک تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے سوات کے حوالے سے سوات کے لیے ٹائم نکالا، اور ترجیحات کی آپ نے بات کی تو ظاہر ہے کہ سوات مشہور ہے ٹورزم کے لیے، اور جس سے ہمارے لوگوں کی مستقبل وابستہ ہے۔ ترجیح ہماری ہے کہ ٹورزم کس طرح آگے بڑھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر ہو، ہمارے پاس وہ روڈز ہو۔ تو ابھی صوبائی حکومت کی طرف سے تو آلریڈی ایک اعلان ہو چکا ہے کہ یہ ایکسپریس وے بنے گا سوابی سے لے کے چکدرہ تک، جس کو سوات موٹر وے کہا جا رہا ہے، جس کو سوات موٹر وے کہا جا رہا ہے، اور پھر وہی چکدرہ سے لے کے کالام تک پرائم منسٹر صاحب نے یہاں آ کے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، اعلان کر چکا ہے، جس کے پیچھے ابھی ہمارا یہاں کا جو مشیر ہے وزیر اعظم کا انجینئر امیر مقام صاحب وہ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کسی سال اس کا ٹینڈر اور فیزیبلٹی پروسیس یہ کالام والی روڈ کے حوالے سے لوگوں کا بڑا کنسرن ہے۔ سوات والوں سے جب ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ کالام جانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوا ہے، اور لوکل ٹورزم تو تب تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک یہ جو اپر سوات والے علاقے ہیں جن میں کالام شامل ہے وہاں تک جو ہے وہ راستے نہیں ہوں گے۔ تو اس پہ پھر رکاوٹ کیا ہے، یہ کیوں ٹائم کیوں لے رہی ہے یہ چیز؟ جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ کالام کے بغیر تو سوات کا کوئی ٹورزم بنتا ہی نہیں ہے، اور وہ مدر آف ٹورزم ہم کالام کو کہتے ہیں۔ اور ابھی میرا کل پروگرام ہے کالام جانے کا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی اور ملک میں جا رہا ہوں، اتنا مشکل ہے سڑک کا۔ تو سڑک تو سر آپ لوگوں نے بنانی ہے نا؟ ابھی اس کا ٹیکنیکل ٹینڈر ہو چکا ہے، فائنینشیل اس کا رہتا ہے، ٹینڈر اس کا ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ٹینڈر تبھی کمپلیٹ ہوگا جس کا فائنینشیل بندوبست ہو۔ تو اس کا ٹیکنیکل ہو چکا ہے، ابھی ہم انتظار میں کہ اللہ کرے اسی مہینے، سال کی میں بات نہیں کر رہا، اس کا فائنینشیل ہو، اور جیسے اس کا فائنینشیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اتنا بڑا روڈ نہیں ہے، 35 کلومیٹر کا روڈ ہے۔ روڈ تو سر بڑی ضروری ہے نا، روڈ جب تک نہیں ہوں گی تو پھر چاہے جتنا مرضی خوبصورت مقام ہو، جب تک لوگ پہنچیں گے نہیں تو دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ اچھا ایک اور چیز مجھے آخری چیز بتائیے، انڈسٹری کے حوالے سے خاص طور پہ یہاں پہ جو زراعت ہے، جو باغ ہیں، اس پر بھی کچھ کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہاں پر جو ہے وہ جب یہ پورا علاقہ دہشت گردی کا شکار ہوا تھا تو ان باغوں کو بڑا نقصان پہنچا تھا، زراعت کو بڑا نقصان پہنچا تھا۔ بے شک، بلکہ ہمارے سارے پل جو ہے وہ زمین پہ گرے تھے، اور پورا سال لوگوں کا اس طرح، اور خاص طور پر وہ پودوں کی نمائش بھی نہیں ہو سکا اس طریقے سے، تو بہت سارے مسائل تھے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس سال پہلی دفعہ فیڈرل منسٹر آیا ہے کامرس، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو پھل یہاں پہ ضائع ہو رہا ہے اس کے لیے ایک بندوبست ہے کہ اس کو ڈرائی کر کے اس کے ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں اگر فرض کیجئے سوات کے پل کا حصہ جو ہے سوات کے لوگوں کو 20% ملتا ہے تو 80% کسی اور کو مل رہا ہے، تو اس میں سے تھوڑا سا تناسب آ جائے گا۔ اور اس میں آرمی نے بھی، جو کہ ہمارا یہاں پر سٹنگ بریگیڈیئر صاحب ہے، اس نے اپنی طرف سے بڑی کوششیں کی ہے، اور وہ فیڈرل منسٹر نے ہمارے ساتھ جا کے وعدہ کیا ہے کہ یہاں بھی یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک یہ جو جتنا پھل ہمارا ضائع ہو رہا ہے اس کی پروسیسنگ کا، گریڈنگ کا سسٹم کرے گا، اور دوسرا اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ اس کا راستہ ایک دفعہ سوات کے لوگوں کو دکھائے گا، اور ایک دفعہ سوات کے لوگوں نے وہی راستہ دیکھ لیا تو ماشاءاللہ پھر آگے جانے میں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ محمد علی شاہ صاحب بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا۔ اس وقت صوبائی وزیر محمود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور محمود خان صاحب کے پاس یوتھ کی، کلچر کی اور ٹورزم کی جو ہے وہ منسٹری ہے۔ بہت شکریہ سر محمود خان صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ میں پہلے تو کیونکہ آپ کا تعلق بھی سوات سے ہی ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنا بدلا ہے سوات اس کے بعد 2009 کے بعد سے لے کر اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے۔ اس طرح ہے جی کہ سب کو پتہ ہے کہ پہلے سوات میں بڑا پرامن علاقہ تھا، اس کے بعد پھر انسرجنسی یہاں پر شروع ہوئی، اور اس کے بعد فوجی آپریشن ہوئی، فوجی آپریشن کے بعد فلڈز آیا، اور اس کے بعد ارتھ کویکس کی کافی یہاں پر ہوئی تھی سوات میں، تو ہم لوگ بڑے مشکل دور سے گزرے سوات کے لوگ، میں خود اس کا حصہ رہا ہوں۔ تو الحمدللہ
अभी तो हालात बड़े अच्छे हैं, बड़े पुरसुकून है, काफ़ी चेंज आया हुआ है। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताइए, अब हालात तो यहाँ पर बड़े नॉर्मल लग रहे हैं, मगर अब हमने पहले भी बात की, असल लड़ाई तो उसके बाद शुरू होती है, और वो लड़ाई सियासी हुकूमत ने यहाँ पे जो क़यादत है उसने लड़नी है। अब टूरिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अभी इस वक्त फोकस क्या है, अहमियत तरजीहात क्या है टूरिज्म के हवाले से, खास तौर पे क्योंकि आपका तो अपना ताल्लुक जो है वो इस इलाके से। इस तरह ये टूरिज़म के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ तो एक तो सबको पता है, आपको भी पता है कि टूरिज़म में बैकबोन जो है वो आपको रोड्स वगैरह उसकी, मतलब एक जगह को पहुंचने की, वो जब आप आराम से एक सयाह आता है और वो जहाँ पर वो जाना चाहते हैं वो आराम से पहुंच जाए, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा वो रोड्स उसमें काफ़ी उसको करता है। स्वाद एक मेरे ख्याल में टूरिज़म स्पॉट है, और सारी दुनिया में आपको पता है कि उसको छोटा स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, मुख्तलिफ उसमें है। तो उस हवाले से आप देख लें, मलम जबा जो इंसर्जेंसी में डिस्ट्रॉय हुआ था, उसको दोबारा हमने रीएक्टिवेट किया और उसको दोबारा हमने रीबिल्ड किया हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रूँ, सड़कों का आपने जिक्र किया, सड़कों पे तो सर यहाँ पे बड़ा काम होने वाला है, सवात शहर के अंदर भी। कालाम रोड तो चले वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, मगर मालम जबा वाली रोड सुना है आप लोग बना रहे हैं, उसमें क्या ताखीर है, क्यों ये सड़कों वाला काम क्यों इतना स्लो क्यों है? ये मलम जबा रोड की ये पोजीशन है कि वो सब कुछ हो चुका था, उस पर टेंडर भी हो चुका था, उसका ठेकेदार जो है वो बैक पे अमीर मुकाम साहब है। ठीक है जी, उनकी एक फर्म है, वो ठेका उनके पास है। जब आपको एक चीज़ बताई जाती है कि उसमें आपने कटाई इतनी करनी है, आपने इसमें फ्लड प्रोटेक्शन ये इसमें रिटेनिंग वॉल इतनी करनी है, तो उस पर आप जाएंगे। उसने उसमें कटाई इतनी करवाई है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो हद से वो तजावज़ कर गया। तो अभी उस पर हमने दोबारा जब सीएम साहब आए थे, खान साहब आए थे, जब वहाँ पर हमने वो लेफ़्ट की उसे इनॉग्रेशन करवानी थी, तो उस वक्त सीएम साहब ने कहा था, अपनी स्पीच में कहा था, वो वीडियो भी होगी, जो बात हम कहेंगे तो बिल्कुल प्रूफ के साथ कहेंगे, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। तो वो उसने कहा था कि मैं ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करवा रहा हूँ और इस चीज़ को हम कराएंगे, इंशाल्लाह उस पर दोबारा काम शुरू हो जाएगा, कोई 10-15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्योंकि यूथ की भी मिनिस्ट्री जो है वो आपके पास है, नौजवानों का बड़ा अहम किरदार होता है, और हमने यही देखा था कि जब यहाँ पर हालात ख़राब हुए तो उसमें बहुत सारे नौजवानों ने, क्योंकि जो है वो उनके साथ में वो दूसरी तरफ चले गए थे, तो उस वजह से जो है वो यहाँ पर बड़ी मुश्किल हुई थी। अभी यहाँ के जो नौजवान हैं उनको एंगेज करने के लिए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने के लिए यहाँ पर क्या कोई काम हो रहा है उस सिलसिले में? उसमें यह है ना कि पहले तो आपने अपने यूथ को और मतलब उसको ट्रेन कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें यही है, मैं यूथ पॉलिसी में भी यही चीज़ है, उसके लिए हमने 1 बिलियन रुपए रखे हुए हैं। उसको हम टेक्निकल एजुकेशन फराम करेंगे। अगर आपके पास यूथ है लेकिन अगर उसको टेक्निकल एजुकेशन नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में वो माशरे का सही फर्द नहीं बन सकता। एक ये ऑलरेडी हमने मुख्तलिफ टूरिज़म डिपार्टमेंट में जो टूरिज़म इंडस्ट्री बनी गई यहाँ पर, अभी यहाँ पर काफ़ी काम हमने करना है, और वो मेच्योरिटी की तरफ हमने जो काम हमारे करने थे वो अब मेच्योर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब अगली दफ़ा आएंगे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ की यूथ बिल्कुल मैच्योर की लगेगी और इंशाल्लाह वो इंगेज होगी। जी, उम्मीद करते हैं। महमूद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। महमूद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बहरहाल अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर सिक्योरिटी के हवाले से हम जरा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मॉडल पुलिस स्टेशन भी बने हैं और वो कुछ आलमी तंजीमों के ताउन से भी हैं, यहाँ पर हुकूमत ने भी उनमें इन्वेस्ट किया है, तो वो भी आपको दिखाएंगे, और फिर जो ओवरऑल सवात की सिक्योरिटी की सिचुएशन है उस हवाले से हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जब हम सवात की बात करते हैं कि सवात के हालात और फिर सवात में जो रिवाइवल है वो किस तरह से हुई है, तो उसमें फिर सूबाई हुकूमत का काम बहुत अहम होता है। और 2013 के बाद से यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो तहरीक इंसाफ की सवात में इन्वेस्टमेंट क्या है, कितनी दिलचस्पी, और इन दोनों हवालों से, सिक्योरिटी के हवाले से और टूरिज्म के हवाले से, इस पर बात करने के लिए सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुश्ताक गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक गनी साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो आता हूँ सिक्योरिटी के हवाले से। अब किस तरह के हालात देख रहे हैं, कितनी दिलचस्पी है हुकूमत की यहाँ पर सिक्योरिटी की मेंटेनेंस के अंदर? देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाक फ़ौज की मेहनत के बाद और फिर हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट के बाद अभी वो सूरत हाल नहीं है जो आज से 3-4 साल पहले थी। आज बहुत अमन है। कोई इक्का दुक्का वाक़यात वो पूरे पाकिस्तान में होते रहते हैं और यहाँ तो बिल्कुल नेग्लिजिबल मैं कह सकता हूँ उसको, लेकिन आज बहुत अमन है, सुकून है, लोग आ रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है।
اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ بعض ہم نے ایسے ریزورٹس اوپن کر دیے ہیں کہ جو فارن ٹورسٹ کو بھی اٹریکٹ کرے گا. بہت سے ٹورسٹ سائٹس ہیں جن کی ریسٹوریشن کا جو ہے وہ یہاں پر کام ہونا ہے, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں اس دفعہ بڑی ریکارڈ ٹورزم ہوئی, تو یہاں پر جو ہے وہ ٹورسٹ کو لانے کے لیے جو لوکل ٹورزم ہے اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں وہ ذرا آپ بتائیے. دیکھیں یہاں پہ کئی نئی جگہ بھی تلاش کر لی گئی ہیں جن کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اور جیسے میں نے معلم جبہ کا آپ کو بتا دیا کہ وہاں آلریڈی کام ورک از ان پروگرس اور اوپننگ بھی ہو چکی ہے اس کی, اس سیزن سے وہ بھی اوپن ہو جائے گا. اور کلام کی روڈ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بنائیں, اور اگر وہ بن جاتی ہے تو کلام از اے ویری سینک ایریا یو نو. اور اس کے علاوہ ہمارے اپر لوور دیر کے علاقے ایسے ہیں, پھر چترال میں ہمارے کافرستان کی ویلی ہے باقی. تو یہ پہلے دہشت گردی کی وجہ سے لوگ تھوڑا گھبرا گئے تھے, لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جو سافٹ امیج ہے صوبے کا اب وہ جائے, بیکاز کہ اب کوئی دہشت گردی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی انسرٹینٹی نہیں ہے. لوگ آئیں اور وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور آج آپ نے دیکھا یہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز کے EU کنٹری کے ایمبیسڈر آئے ہوئے ہیں, تو یہ فارنرز آنا شروع ہو گئے ہیں اس علاقے میں. اس کا مطلب ہے کہ دس ایریا از ٹوٹلی ناؤ سیف اینڈ سیکیور. اچھا ٹھیک ہے, مشتاق نہیں صاحب بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. دہشت گردی کے گرد سوات میں پاک فوج نے امن قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو مختلف مراحل میں 2 آپریشنز کیے گئے. ان آپریشنز میں 513 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 1334 زخمی ہوئے. آپریشن کے آغاز سے قبل دہشت گردوں کے سیکیورٹی فورسز کے قافلوں اور پولیس اہلکاروں پر حملے جاری تھے. 3 پولیس سٹیشنز اور 6 پولیس چوکیاں اڑا دی گئی تھیں. پاک افواج اور پولیس اہلکاروں کے کامیاب آپریشن کے بعد سوات کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے مختلف منصوبوں پر ابھی بھی کام جاری ہے. سوات میں اس وقت 20 پولیس اسٹیشن اور 19 پولیس چوکیاں قائم ہیں. UNDP نے یورپی یونین اور خیبر پختونخوا حکومت کے تعاون سے سوات کے 5 پولیس اسٹیشنز کو ماڈل پولیس اسٹیشنز میں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے خواجہ خیلہ سوات میں پہلا ماڈل پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا ہے, جبکہ مٹا, کالام, چار باغ اور کبل میں بھی ماڈل پولیس اسٹیشن قائم کیے جائیں گے. جب ہم سوات کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ نہ صرف حکومت جو صوبائی حکومت ہے اور وفاقی حکومت اس کی انوالومنٹ ہے, بلکہ اور بھی بہت سارے جو باہر سے جو عالمی دنیا ہے اس کی بھی جو ہے وہ مدد یہاں پر چیزوں کو نارمل کرنے میں, یہاں پر دوبارہ سے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے میں ان کی بھی مدد حاصل رہی ہے. اور اس وقت ایک ایسے ایونٹ پہ جو ہے وہ ہمیں یورپی یونین کے جو پاکستان میں ایمبیسڈر ہیں ایکسیلنسی یہاں فوانسو کوتا, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. Thank you so much for taking time out for us and talking to us. I just want to know your perspective on Sawat. You have been coming to Sawat before that as well. And how do you find Sawat now? Last time I came was 21 years ago. At that time it was very peaceful, but I know that how the place has had different difficulties over the last years. I mean, obviously it's a short trip but what I can see feel me very optimistic actually, because I've seen a lot of economic activities going on. The market are very busy. I've seen a lot of sites under constructions. I see that people are walking freely in the street and in the cities. So I'm very, very positive about my feeling. All right, Sawat is one of those areas in Pakistan which has recovered from militancy. So how does the European Union feel about that? And Sawat is just one of those areas. There are many other areas as well. So how do you see these things changing around in Pakistan? Is that encouraging signs? Are there encouraging signs from Pakistan? There are clearly encouraging signs, when you see that, first of all, security has been restored. I mean, it's a case in Swat. People don't feel, anymore that they have problem when they go out of their home. So that is important. Just last question. Sawat is also famous for tourism as well. Do you see potential for the outside world to invest in tourism in Pakistan, especially in areas like Sawat? Definitely. I mean, there is no doubt. I mean, we can see already how the domestic tourism is taking off in Swat Valley and in other places in KP. And definitely, I mean, foreign tourists will come back as well. I have no doubt on that. All right. Great potential. All right. Thank you so much, Excellency. Thank you. Enjoy your visit in Sawat. Thank you. Thank you.
इस वक्त मैं ख्वाजा खेला में मौजूद हूँ और ख्वाजा खेला जो है वो सवात की एक सब डिवीज़न है और यहाँ पर हम एक मॉडल पुलिस स्टेशन में हैं। जो पुलिस है वो उसकी उस हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है और सवात ऑपरेशन से लेकर अब तक जो यहाँ पर सिक्योरिटी का मामला है वो बहुत ही हसास है और उसमें जो पुलिस का किरदार है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से जो इस पूरे मालाकंज के और ख़ासतौर पर सवात के क्या हालात हैं उस पर बात करने के लिए मेरे साथ अख्तर रियाज गंडापुर साहब मौजूद हैं। RPO है मालाकंज के अख्तर रियाज साहब बहुत शुक्रिया। हम खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हवाले से बड़ा सुनते हैं, यहाँ पर तब्दीली की बड़ी बात हो रही है, तो तब्दीली क्या आई भी है, लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, मैंने इसके सवाल यहाँ पे बहुत सारे इलाके जो है उस पर इंसर्जेंसी चल रही थी, तो अब यहाँ पे जो हालात हैं जाहिर सी बात है इस एरिया को दोबारा अपने मेन स्ट्रीम में लाना था, यहाँ पे टूरिज्म के रिवाइवल करवाना था, इस इलाके के लोगों के लिए सेफ बनाना था। तो ये सारे मेजर चैलेंजेस हैं जो पुलिस ने बतरीके एहसन अदा किए हैं। और यहाँ पे अगर आप देख लें तो इस वक्त आपको लोगों की चहल पहल नज़र आएगी। आपका लोकल टूरिज्म बहुत हद तक रिवाइव हो गया है। आपकी जो रोड सेफ्टी इंश्योर करानी थी पुलिस ने के लोग तो वो चीज़ें होंगी। आप क्योंकि यहाँ पर पहले भी सर्व कर चुके हैं, ऑपरेशन जब हुआ उससे पहले भी आप यहाँ पर रहे, ऑपरेशन के बाद भी आप यहाँ पर आए, मेन चैलेंज क्या था यहाँ पर? जो सिक्योरिटी जो थी वो क्यों नाकाम हुई? ये जो दहशतगर्द थे या इस तरह के एलिमेंट थे, इन्हें यहाँ पर मौका क्यों मिला? बहुत सारे एरिया में पुलिस की प्रेजेंस नहीं थी, उनका नेटवर्क नहीं था। तो पोस्ट इंसर्जेंसी अगर आप उसी को देख लें तो आप पोस्ट इंसर्जेंसी आपके यहाँ पे 20 एक थाने हैं, आपकी स्ट्रेंथ पुलिस की यहाँ पे 9000 के लगभग चली गई है। पहले कितनी थी? पहले 1000 भी नहीं थी। अच्छा, 1000 से भी कम। तो जाहिर सी बात है फिर आपका दायर है अभी एक फुटप्रिंट है वो हर जगह पे मौजूद है और उस फुटप्रिंट के मौजूद होने की वजह से जाहिर है एक बड़ा सिक्योरिटी बेहतर आपको एनवायरमेंट देने के लिए। अच्छा, अभी कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि मैंने सवाल का प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया कि उन इलाकों में जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद इन इलाकों को रिहेबिलिटेट करने की, रिवाइव करने की कोशिश की गई। अभी आप लोग किस तरह से यकीनी करा रहे हैं कि ये जो अवामिल है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये कि दोबारा से ना? देखिए वो आपको अंदाज़ा होगा, जो स्पीड पे लोगों का कॉन्फिडेंस है उससे अंदाज़ा होगा आपको। आप अगर आप समाज में भी फिरते रहें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे जो बिज़नेस है वो बूम कर रहा है इस वक्त। आपके लोग होटल इंडस्ट्री में आके लगा रहे हैं, लोग प्राइवेट बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे। तो कॉन्फिडेंस लोगों का आया है और वो इसलिए आया है कि बेहतर सिक्योरिटी उनको फराहम हुई है, तभी वो आ रहे हैं। आपके पुलिस के लिए चैलेंज है अभी भी? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इज इट एन ऑन गोइंग बैटल, एक जारी लड़ाई है जो कि लड़ी जा रही है, या फिर आपको लगता है कि वो थ्रेट जो है वो यहाँ से खत्म हो? देखिए एब्सोल्युटली ये कि जी कभी यहाँ पे कोई थ्रेट नहीं हो सकता, ये बात शायद कोई नहीं कर सकता। एफर्ट हमारी यही रही है कि यहाँ पे अमन वाकिफ है। सर मेरा बहुत थैंक यू सो मच। RPO मालाकंज से हम बात कर रहे थे और मेरा ख्याल है हमने प्रोग्राम शुरू जो है वो जिस तरह से किया और उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से बात करना, इस वजह से टूरिज्म के हवाले से बात की। ये मामला जो हैं वो सवात से जुड़े हुए हैं और सवात में जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं क्या नॉर्मल हुए हैं, रिवाइवल हुई है, उस तरह से काम हुआ है जिस तरह से होना चाहिए था, और फिर उन अवामिल को जिनको हमने वापस आने से रोकना है, जिनकी वजह से पहले मौका मिला इन दहशतगर्दों को और इन लोगों को यहाँ पर अपने जो है वो अपने कदम जमाने का, क्या उसको जो है वो रोका जा सका है या नहीं? रोका तो गया है मगर अभी भी बहुत सा काम होना बाकी है, क्योंकि ये इलाका और इस तरह के जो बाकी इलाके भी हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में, जब हम बात करते हैं इन इलाकों की और नेशनल एक्शन प्लान की, तो बहुत से काम अभी हमारे करने वाले हैं। और वही चीज़ जो है वो हमने सवाल में देखी कि यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे तो अपना काम करें मगर बहुत से काम हैं जो कि हुकूमतों के, इनवामी हुकूमतों के, सियासत हमारे सियासी इदारों के, हमारे हुकूमती इदारों के करने वाले हैं, जिसमें अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। रहमान अज़हर को ख्वाजा खेला सवाब से इजाज़त दीजिए।